हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आई वेलकम यू टू बिगिनर सीरीज। बिगिनर सीरीज में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और उसमें भी सब टॉपिक्स डॉट प्रोडक्ट्स या फिर स्केलर प्रोडक्ट हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के इस लेक्चर के दो पार्ट्स आएंगे। पहले पार्ट में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कुछ कॉन्सेप्ट और एग्जांपल कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून, दोनों लेक्चर को आपको देखना है अच्छे से। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उन्हें देख कर आइए, तभी आपको ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त कफिल अहमद। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखने वाले। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। आप सभी को याद होगा, हम मैग्नीट्यूड निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे, फिर हमने कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स पढ़े और उनको कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब कुछ हमने देखे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देख चुके हैं। अब इसका अगला पार्ट कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम 3 केसेस हम जनरली देखेंगे। तो सबसे पहला केस हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपने वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमने वेक्टर और स्केलर के बारे में जो चीज़ पहले स्टडी की थी वो ये थी कि हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक थे स्केलर्स और एक थे वेक्टर्स। तो स्केलर्स जो सिर्फ मैग्नीट्यूड जिनमें होता है और मैग्नीट्यूड से ही मतलब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हमने एग्जांपल देखी थी अलग अलग, जैसे मास है फॉर एग्जांपल। अब वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई या फिर डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन जिसके अंदर होंगी उसको हम कहते थे वेक्टर। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किए थे। तो स्केलर और वेक्टर ये थे। फिर हमने इस पर एडिशन वेक्टर्स पर हमने देखे। स्केलर का तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसा चाहे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर्स को ऐड करने का एक डिफरेंट अप्रोच हमने अपनाए थे, क्योंकि आप डायरेक्टली वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते जैसा आप स्केलर को ऐड करते हैं। तो हमने वो सब कुछ देखा था इसके अंदर। अब देखिए यहां पर ही हम अब मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिए, अब मल्टीप्लीकेशन हम सीख रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, अगर सपोज कीजिए कोई वेक्टर है उसको हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज यहां पर हम करते हैं कि हमने किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किए, तो हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां पर याद रखिए कि जैसे आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा प्रोडक्ट में वेक्टर मिलने वाला है। फाइनल आपको क्या मिलने वाला है, वेक्टर ही मिलने वाला है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, मास को, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन से। और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखिए यहां पर वेक्टर को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो हमें फोर्स मिला। ये एक एग्जांपल है। आप जितनी भी बार ऐसा करना चाहेंगे तो आपको हमेशा वेक्टर मिलेगा। जैसे आप वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे आपको फाइनल वेक्टर ही मिलने वाला है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, हमको अगर कार्टेशियन फॉर्म में एक वेक्टर दिया है। सपोज कीजिए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये वेक्टर दिया हुआ हमको कार्टेशियन फॉर्म में हम स्टडी कर चुके बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हमने दिया है एक कांस्टेंट जिसको हम k कह सकते हैं या स्केलर। तो यहाँ पर ये स्केलर हमको दिया है k, इसको हम स्केलर बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू दी हमको 4 सपोज। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि इस स्केलर को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर से, मतलब k इंटू ए वेक्टर, k मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 4 और a हमको क्या दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब यहां पर कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। तो क्या मिलने वाला है 4 इंटू 2 8i कैप प्लस 4 इंटू j 4j कैप 4 इंटू 3 12k कैप। तो आपको k इंटू ए वेक्टर ये क्या मिला। यहां पर आप देख सकते होंगे कि कार्टेशियन फॉर्म चेंज नहीं हुआ, मतलब ये एक वेक्टर ही रहने वाला है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखे कि अगर आप एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वेक्टर ही मिलने वाला है। हमेशा यही केस आपको ध्यान में रहना चाहिए। चाहे डिवाइड भी करो तो आपको वेक्टर ही मिलेगा,
डिवाइड भी करेंगे तो भी वेक्टर मिलेगा। जैसे वेलोसिटी हमको दिया है, वेलोसिटी हमको दिया है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, वो आप 10वीं तक था आपका, 10th तक था, वहां से आगे आप बढ़ चुके। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड में हमने टाइम से किया तो हमको क्या मिला, फाइनली हमको मिला वेक्टर मिला। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझना चाहिए कि अगर एक वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा वेक्टर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पहला केस था, ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनल जो मिलने वाला वेक्टर मिलने वाला। अब देखते हैं दूसरे केस को। तो दूसरा केस अगर हमको यहां पर दिया है, सपोज कीजिए कि अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर हमें मिलता है एक स्केलर मिलता है। इसी एग्जांपल में आपको देना चाहूंगा, सपोज कीजिए कि हमने फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, को मल्टीप्लाई किए डिस्प्लेसमेंट से, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है वर्क का, ये फॉर्मूला बन जाता है वर्क का। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे हमने दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है स्केलर। तो देखो जब भी ऐसा केस होने वाला है तो उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और या फिर इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो हम यहां पर मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। हमने इसको नाम दिया, डिफरेंशिएट किया, क्यों किया मैं बताता हूं। हमने इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि हमको दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा था, कि स्केलर मिल रहा था। अगर हम तीसरा केस देखें आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि एक वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर से और यहां पर हमको मिला फाइनल में वेक्टर ही मिला। जैसे यहां पर टॉर्क जो होता है वो बराबर होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, अगर रेडियस तो हम आगे पढ़ेंगे, रेडियल डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टॉर्क जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। ओके, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पर आप देख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये भी एक वेक्टर मिल रहा है, ये भी एक वेक्टर फॉर्म में हमको मिल रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया कि हमने जब मल्टीप्लाई किए तो हमें वेक्टर मिला, तो हमने इसको स्पेसिफाई किए, हम इसको अलग अलग क्या पहचान दे सकते हैं, तो इसको हमने अलग पहचान दी कि क्रॉस प्रोडक्ट, हम इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और यहां पर जबकि हमको दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर, मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर मिल रहा है तो हम इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जब हमको मिलता है एक वेक्टर तो हम उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया आपका हमारा तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर वेक्टर को स्केलर से करेंगे तो वेक्टर मिलने वाला है, और अगर दूसरा केस हमने देखे वेक्टर को वेक्टर से करें तो हमको मिला स्केलर, इसकी एग्जांपल हमने यहां पर देखे। और अगर वेक्टर को वेक्टर से करें और वेक्टर मिला तो हम उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इस स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को। तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और स्टडी करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। सो फ्रेंड्स, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है चलिए देखते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स विद कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसका क्या मतलब, इसको हम समझते हैं। यहां पर अगर फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स हमको दिए हैं, वेक्टर बी और यहां पर दिया है वेक्टर ए, इनके बीच का एंगल हमको दिया है थीटा। तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर ए और यहां पर हम देते हैं डॉट,
देखिए यही सिंबल हम यूज करेंगे जब भी आपको ऐसा डॉट दिखा तो इसको समझना है डॉट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं या स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो कह रहे हैं कि अगर दो डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि दो वेक्टर अगर हमें गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के, मतलब प्रोडक्ट के। तो ये हो गया इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच का जो कोसाइन एंगल है, कोसाइन एंगल मतलब कॉस थीटा, तो कोसाइन एंगल हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर इसको लिखना चाहे आप तो ए बी कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर अगर गिवन है तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उनके बीच का जो कॉस एंगल है उसके भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो इस पर एक एग्जाम्पल में आपको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर एक वेक्टर दिया है, यह है हमें यहाँ पर दिया है कि ये फोर्स है, ये 5 न्यूटन के बराबर है, ओके। और यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 मीटर के बराबर। इनके बीच का एंगल हमको दिया है 53 डिग्री और हमको बोल रहा है कि हमको वर्क निकालना है, वर्क डन कितना हुआ ये हमको निकालना है। तो वर्क डन क्या होता है, बट हम जानते हैं कि W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स हमें दिया है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमको दोनों दिया है, उनके बीच का एंगल भी हमको दे दिया है। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर हमें लेना है, इनका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर हमको कितना दिया है 5। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक इसका मैग्नीट्यूड फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पर एफ हमको कितना दिया है, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू डी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कॉस थीटा। तो ये हमको दिया है, एफ का मैग्नीट्यूड हमें दिया है 5 न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है 3 मीटर और उनके बीच का एंगल है कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हो जाएगा हम कॉस 53 की वैल्यू क्या होती है, ये एक फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इस पर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें दिया है इस तरीके से ट्रायंगल दिया है और इसकी एक साइड 3 है इसकी एक साइड 4 है तो ये 5 रहने वाली है। ये 4 के सामने 53 एंगल रहता है डिग्री और 3 के सामने 37 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर ये cos 53 हम जब निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन इंटू या फिर 3 मीटर और ये हो जाएगा cos 53 क्या होता है, cos 53 होता है हमारा ये 3/5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो हमको मिलने वाला है ये और ये कट हो जाएंगे, यहाँ पर 5 से 5 गया, यहाँ पर 3 3 9 और वर्क का जो यूनिट होता है होता है जूल। तो यहाँ पर हमें वर्क डन कितना हुआ 9 जूल, ये हमने डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हमने फाइंड आउट करके दिखा है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, तो जब तक आप इसे लिख लीजिए। तो बच्चों एक अच्छी एग्जांपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि द वर्क डन बाय अ फोर्स F ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट R इज गिवन बाय F डॉट R। ओके, यहाँ पर वर्क डन हमें पूछ रहा है। अगेन सपोज अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल। तो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, तो एक पार्टिकल पर एक्ट कर रही है इस वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर सपोज के एक पार्टिकल है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो फोर्स है 12 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इज वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स पर मतलब वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। ये हमको दिया है F और इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 12 न्यूटन, ठीक है। तो ये पार्टिकल पर फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। अब हमसे पूछ रहा है कि एंड द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2 मीटर। तो ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमसे वर्क डन पूछ रहा है और वर्क डन का फॉर्मूला अगेन हमको जो दे दिया है क्वेश्चन में दिया है F डॉट R।
अब यहां पर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ये दे दिया है 12 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हमको दे दिया है 2.0 मीटर। ये हमको डिस्प्लेसमेंट दे दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड हमको 2.0, फोर्स का हमको 12 न्यूटन दिया। अब यहां पर हमको एफ डॉट आर जो होगा वो रहने वाला है एफ आर कॉस थीटा। अब देखो यहां पर एफ दिया है, आर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर दिया है, लेकिन कॉस थीटा ये हमको नहीं दिया है। तो यहां पर आप अगर क्लियरली देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा साफ तौर पे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों, यानी फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो जब हम जानते हैं कि दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल थीटा क्या रहता है 180, थीटा क्या रहने वाला है 180 डिग्री। तो यहां पर हमें इंफॉर्मेशन के थ्रू हमको पता चल गया कि थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो यहां पर हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 12 न्यूटन, इसमें हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ये हो जाएगा 2.0 मीटर इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो हम जानते हैं कि 12 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 24 इंटू -1, कॉस 180 क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा -24 जूल्स। तो वर्क डन हमको क्या मिला -24 जूल्स। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल से आपको और समझ में आया होगा। तो बढ़ते हमारे इसी के एक सब टॉपिक की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ केसेस हैं जो हम देखेंगे और इसको समझेंगे तो और भी हमें इजी एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स जाएंगे। तो यहाँ पर स्पेशल केसेस में हम देखेंगे अगर दो वेक्टर है हमें उनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है ए बी कॉस थीटा, ये हमें मिला ए बी कॉस थीटा, ये अभी देखे हमने। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि थीटा की अलग अलग वैल्यू पे हमको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो हम ये जानते हैं कि थीटा मतलब ये जो होता है एंगल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो आप अगर चार्ट को देखते हो ट्रिग्नोमेट्री के तो 1 से -1 के बीच में ही ये क्या करना चाहिए, इसकी वैल्यू ऑसिलेट होते रहती है। ओके 1 होगी और -1, यानी 1 से -1 की तरफ जाएंगी या -1 से 1 की तरफ जाएंगी, तो ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होने वाली है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रहना चाहिए। जब ये बात आप समझ जाते हैं तो आप अपने आप से केसेस बनाकर समझ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं अगर थीटा की वैल्यू इसमें हमने 0 डाले तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू cos की 0 पे आती है तो cos 0 1 होता है। अब जब cos 0 यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हम डालते हैं यहाँ पर, तो हमें रिजल्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, मतलब ए बी जब हम 1 डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा ए बी मिलने वाला है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। अब दूसरा केस हम देखते हैं अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो थीटा 180 जो होता है वो -1 होता है, थीटा 180 जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हम जानते हैं कि इसमें ऑल होता है, इसमें साइन होता है, इसमें टैन और इसमें कॉस। तो यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, मतलब कॉस भी। सेकंड में सिर्फ साइन होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर 180 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए हमारा कॉस 180 की वैल्यू क्या रहती है -1। तो हमको क्या मिलने वाला है कॉस 180, मतलब ये पूरा रिजल्ट क्या मिलने वाला है ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी। इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम वैल्यू रहेगी, ये रहेगी मिनिमम वैल्यू। ओके अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री तो यहाँ पर cos 90 हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है। तो ए बी cos 90 इज इक्वल टू क्या रहने वाला है 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। cos 90 पर हमको क्या मिलने वाला रिजल्ट 0 मिलने वाला है। ठीक है अब चौथा रिजल्ट है कि अगर थीटा की वैल्यू 190 डिग्री से कम हो। तो मैंने आपको याद कीजिए कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर का जो एंगल होता है वो किसके बीच में होता है, मतलब हम जानते हैं कि 0 से वो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। यही हमने देखे थे ना केस, 0 से 180 के बीच में थीटा की वैल्यू रहने वाली है, ना इससे कम रहेगी ना इससे ज्यादा रहेगी। तो यहां पर हमने इस केस में समझे थे कि कॉस अगर थीटा हमारा जो है तो वो 90 से कम है। ओके थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम रहेगी, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पर कॉस पॉजिटिव रहने वाला है, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। अगर कॉस
90 से ज्यादा हो, 90 से ज्यादा और 180 से कम हो, 90 से ज्यादा और 180 से कम, क्योंकि हमारी लिमिट क्या है, थीटा हमारा जो रहना चाहिए 180 से कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए हमारा जो रिजल्ट रहने वाला है हमेशा नेगेटिव रहेगा। अगर कब, जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो। तो ये केसेस आपको आपके ब्रेन में फिट रहने चाहिए, ताकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करें तो जल्दी से क्विक आप इसको सॉल्व कर सके चुटकियों के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट को देखा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखा, लेकिन इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसकी फीलिंग क्या है एक्चुअल में, इसको हमें देखना है। तो हम टीचर की कम्युनिटी जो है फिजिक्स की, उसमें अक्सर एक बात होती रहती है कि आपको फील देना चाहिए बच्चों को, तो ही जाके आप फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो इसकी फील हम लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या ये। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हमें दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, इनके बीच का एंगल हमें दिया है थीटा, बराबर। अब यहां पर अगर हमको इनका अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाने वाला है ए बी कॉस थीटा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के और उनके बीच का जो कोसाइन का एंगल है उसके। ठीक है, तो यहां पर हमने ये डॉट प्रोडक्ट ले लिए। अब इसको समझते हैं, देखो यहां पर, इसको देखो गौर से, तो यहां पर ए, ये इतना पार्ट को मैं अलग लिखूं अगर, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, बराबर। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी के अगर कंपोनेंट मुझे चाहिए वेक्टर ए के अलावा, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। अगर आपको नहीं मालूम तो अब क्या कहूं, आपको पढ़ना चाहिए बार बार। जो हमने लेक्चर दिया है, प्रीवियस लेक्चर हमने लिए, उसको देखिए और वहां से देख कर आइए, बहुत इजीली हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर अगर मुझे इसके कंपोनेंट चाहिए वेक्टर ए के अलावा, तो मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पर, और इसको हम कहते हैं, ये वेक्टर ए है अगर, तो वेक्टर बी के कंपोनेंट ए के अलावा क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए बी कॉस थीटा और ए हमको दिया है यहां पर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है ए का, और बी कॉस थीटा क्या आपको दिख रहा है कि ये वेक्टर बी के कंपोनेंट ए के अलावा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, आपको हो सकता है समझ में आ गई, इसकी फीलिंग आपको समझ में आई होंगी। तो ए बी कॉस थीटा हो गया। अब देखो, अगर आप चाहे ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो, देखो ऑर्डर मैटर करता है। जब ऑर्डर आती है तो आपको उसी के हिसाब से लिखना चाहिए। पहले वेक्टर बी है तो यहाँ पर बी आप लिखेंगे, बी इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, पहले बी है तो बी लिखो, बी ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ए कॉस थीटा, ये वेक्टर बी है। अगर मुझे ए के कंपोनेंट बी के अलोंग चाहिए तो यहां पर हम इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स पर आप रिजोल्यूशन ले सकते हैं, ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं वेक्टर का। तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर उतारे। अगर वेक्टर ए का मुझे वेक्टर बी के अलोंग कंपोनेंट चाहिए तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ए कॉस थीटा। अब यहां पर आइए, b इंटू ए कॉस थीटा, ये दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा b इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये सेम है एक्चुअल में, वेक्टर ए डॉट बी लो या वेक्टर बी डॉट ए हो। तो ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो। आई होप कि आपको ये समझ में आओगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब हम करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, आप समझ रहे होंगे कि ये अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं होता। ये दोनों की दोनों सेम है, यानी आप जब इसको ऐसा लिखे या फिर ऐसा लिखे, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं होगा। इससे पहले हमने एग्जांपल देखे। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने देखी कि एक फोर्स हमको दिया 5 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है 3 मीटर का, और इनके बीच का एंगल हमको दिया है 53। तो यहां पर हमने लिखे थे कॉस 53, क्या था हमारा, कॉस 53 था 3/5।
ठीक है। तो अगर मुझे इसका वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए तो f डॉट आर वेक्टर ये था, अब इसको हमने लिखा था f इंटू आर कॉस 53। तो f हमको क्या दिया है 5 दिया है, r हमको क्या दिया है 3 दिया है, cos 53 कितना है 3/5। ये कब हुआ जब f डॉट आर लिखे हमने। अब अगर इसको मैं उल्टा भी लिख दूं यानी r डॉट f, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिला था 9 जूल मिला। अब यहां पर अगर हम इसको इसकी पोजीशन को मतलब रिवर्स भी कर दे, ऑर्डर रिवर्स कर दे, मतलब r को पहले लिख ले और f को बाद में लिख ले, तो क्या होने वाला है। तो आप देख रहे हो कि रिजल्ट पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 3 को इधर लिखो या 5 को इधर लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे 3 इंटू 5 इंटू 3/5, तो ये और ये कट हो जाएगा, अगेन हमको 9 जूल मिला है। तो रिजल्ट यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो ये दोनों की दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो। तो ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन था, ये इसकी फीलिंग क्या, आई होप कि आपको समझ में होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट्स या फिर डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें ध्यान में रहने चाहिए, हमारे ब्रेन में फिट रहना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसी के बेस पर अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल आते हैं या पूछे जाते हैं। तो मैंने सारे ही पॉइंट्स यहाँ पर नहीं लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स और है, जब हम उसको उस पर एग्जाम्पल लेंगे तभी मैं उसको एलैबोरेट करूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से वो फिट रहे दिमाग में। तो हम पहले ये चार कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कि इफ इट ओबेस यानी वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि इट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखा कुछ देर पहले कि अगर आप चाहे वेक्टर ए डॉट बी लिखो या फिर वेक्टर बी डॉट ए लिखो, रिजल्ट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कम्यूटेटिव है। ओके, दूसरा पॉइंट है कि इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए डॉट, ये वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ, तो यहां पर सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और प्लस का साइन बीच में रहने वाला है। अगर हमें दो वेक्टर इस तरीके से दिए हैं या फिर इस तरीके से चार वेक्टर्स दिए, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है और अभी इसका फॉर्म ऐसा दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो पहले वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर ए का वेक्टर डी के साथ जिसको कहेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, फिर वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और वेक्टर बी का वेक्टर डी के साथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी। तो इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है। ओके, मतलब अगर आप ये प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करते हैं तो आपके रिजल्ट्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आप बराबर कर रहे होंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ गिव स्क्वायर मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर दो वेक्टर हमको दिए हैं और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ, अगर एक वेक्टर है उसके मेरी सपोज कीजिए कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं खुद इसके साथ, मतलब इसी के साथ एक और वेक्टर है, ये वेक्टर ए ही है और इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर ए के साथ। ठीक है, यहां पर अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस। अब इनके बीच का एंगल आप देख रहे होंगे, ये दोनों पैरेलल है तो ये 0 है और कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस यही बात यहाँ पर कही गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप इसको स्किप कर दें अभी या फिर अभी भूल जाए, तो जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको समझना है। तो ये जब ड्यूरिंग हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बहुत नॉर्मली ये चीज़ें चलते रहती है। ठीक है, तो उस वक्त ये जब भी ध्यान में रहेगा आपके, जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे अभी। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ वेक्टर्स विद इट सेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का हमने वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिए तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर मिला, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, उसे कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर मिलेगा। अब एक और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको फिट रहना चाहिए आपके दिमाग में भी। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। टू वेक्टर्स साइन के साथ मैंने लिखो, इसको परपेंडिकुलर साइन कहते हैं। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर दो वेक्टर है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, यही कह रहा है कि ये टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हमको बनते दिख रहा है। अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, वो है कॉस
90 और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। बस यही मतलब है इस बात का। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इसको दो तरह से समझना है। क्वेश्चन में कई बार आपको दे दिया होगा कि परपेंडिकुलर है, तो आपको समझ लेना है कि डॉट प्रोडक्ट 0। और अगर ये दिया हुआ है कंडीशन कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी दो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो आपको ये समझ लेना है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। दो बातें ध्यान में रहना चाहिए, अगर 90 डिग्री एंगल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट ही 0 है, तो आपको समझ लेना है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये दो बातें इस पॉइंट के थ्रू हमें समझ में आती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रहने चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम आगे कुछ देखेंगे इसके बाद। तो दोस्तों चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और हमें दिया टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके मैग्नीट्यूड हमें दिए हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है। फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो यहां पर हमें ए डॉट बी फाइंड आउट करना है इन सारे एंगल्स के लिए। तो पहले अगर एंगल 0 दिया हुआ है तो इसको हम देखते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, तो हमको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस 0। तो यहां पर ये सब हो जाएगी वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है 4 इंटू कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा 8। अब दूसरे हम देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए को लिखा है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ, ये बी लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के लिए। मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड का साइन नहीं दिया क्योंकि ऊपर साइन नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, तो ये है ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 4 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमें मिलने वाला है 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 मिलने वाला है। अब 90 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा था cos 90 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म को 0 मिलने वाली है। ओके, अब यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो मिलने वाला है ए बी कॉस 120। तो ए हमको दिया है 2, बी हमको दिया है 4, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा -4। अब इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 180। तो ये हो जाएगा ए 2 है, बी 4 है, और कॉस 180 होता है -1, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -8। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल थी, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और यहाँ पर आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रहा है कि हमको प्रूफ करना है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें अब वो जो हमने वेक्टर एडिशन वाला जो हमने शुरू में किए थे, दो वेक्टर को ड्रॉ किए थे, पैरेललोग्राम लॉ का यूज किए थे, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट के थ्रू ही इसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमें दिया है वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमें दिया हुआ है, ये वेक्टर बी। अब यहां पर मैं देखो गौर से कि वेक्टर आर, यहां पर मैं वेक्टर आर को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और इधर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहां पर राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करूं, तो क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखो वेक्टर आर जो बराबर है ए प्लस बी के, तो इधर मैंने वेक्टर आर से मल्टीप्लाई किया और इधर वेक्टर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर ए प्लस बी ये क्वांटिटी आर के बराबर ही है, तो इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर हमने आर डॉट आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और यहां पर राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हमने लिए, ठीक है। तो यहां पर अब हमको डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं हम इसका, ठीक है ना, यहां पर डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमारी इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं आया, इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं आया, ठीक है। तो अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हम जानते हैं कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर ये सेम क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी ये सेम जो है तो वेक्टर है, और ये वेक्टर आर का इट सेल्फ वेक्टर आर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हमने केस देखे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर,
ठीक है, हमने केस देखे थे वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ए का इट्स सेल्फ वेक्टर ए के साथ हमने लिए, तो दोनों के बीच का एंगल तो 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर आर के लिए हमने लिए वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो वो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहां पर प्लस की निशानी अलग, देखो वेक्टर ए को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ क्या रहने वाला है, यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर है, ठीक है। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसका हमको डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा प्लस बी इंटू ए, ये भी क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा बराबर ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों सेम होता है बराबर, डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, ये अभी हमने चेक किया। अब वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ उसके खुद के साथ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे आप। अब देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, ये भी आर स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, एक ए बी कॉस थीटा एक प्लस एक ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 ए बी कॉस थीटा। अब यहां से हम अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए इसे प्रूफ कर दिए। तो आई होप कि एग्जांपल आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर एग्जांपल्स में हमसे पूछ रहा है द सम ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एट राइट एंगल टू देयर डिफरेंस। तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो सम है वो राइट एंगल पे है, किसके? उनके दोनों के डिफरेंस के, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दिया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये दोनों का सम हो गया, तो वो कह रहा है कि इसके राइट एंगल पे, मतलब इसको परपेंडिकुलर पे है, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है यहाँ पर, ये वेक्टर हमको दे दिया है ए प्लस बी, तो इसको परपेंडिकुलर कौन था? ए डिफरेंस बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है किसको? ए डिफरेंस बी को, बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि देन, अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? क्या में ए इज इक्वल्स टू बी है, ए इज इक्वल्स टू बी है, बी इज इक्वल्स टू 2 है, या फिर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन? तो क्या ऑप्शन हो सकता है? तो हम जानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमको दी है वो सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि अगर दो वेक्टर्स हमको दिए हुए गिवन है, ये एक वेक्टर हो गया बराबर, और ये एक वेक्टर हो गया, इसको आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, इसको आप सी वेक्टर नाम दे दे, इसको आप डी वेक्टर नाम दे दे। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी डी ये किसके बराबर होता है? अगर इनके बीच एंगल 90 हो तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डिफरेंस बी, तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा? 0 के बराबर रहने वाला, 0 के बराबर रहेगा। अब देखो यहां पर हम इसको सॉल्व करते तो हमें क्या ऑप्शन मिलता है? तो इसको सॉल्व करेंगे a इंटू ए, ये हो जाएगा वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ, तो हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए स्क्वायर बराबर। ये प्रॉपर्टी हमने अभी चेक कर लिया। अब वेक्टर ए प्लस, यहां पर हम निशानी देंगे, वेक्टर प्लस दे या फिर माइनस दे, वेक्टर ए का माइनस बी के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, ए को हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट से, अब बी को करते हैं, तो वेक्टर बी यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये साइन रहने वाली है बी स्क्वायर बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस, यहां पर हम देखें इज इक्वल्स टू 0 है, ये 0 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा माइनस ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या होता है?
डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा होता है, प्लस बी ए, इसका भी क्या रहने वाला है ए बी कॉस थीटा, ये रहेगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी कॉस थीटा, ये दोनों की दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बी को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो ये मिल जाएगा ए इज इक्वल टू बी। तो क्या हमको दिया है ए इज इक्वल टू बी, यस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहने वाला। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो आप पहले पॉज कीजिएगा, खुद ही ट्राई कीजिएगा, पहले पॉज करना, खुद ही ट्राई करना। इससे क्या होता है कि आपकी स्किल डेवलप होती है, आपका ब्रेन डेवलप होता है। तो अगर आप डायरेक्टली मुझे देखेंगे कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो फिर वो जो आपको आपके ब्रेन ने जो जहाँ पर आप अटक रहे हैं उसको ट्रिगर नहीं करता है। फिर जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करने जाते हैं तो आपको लगता है सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप कहीं ना कहीं जाकर अटक जाते हैं। तो एक प्रोसेस है पूरा, आप जो है तो पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर जाके जब देखा कीजिए कि मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 and 5। तो दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड हमें दिया है, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 3, और वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है 5, और उनके बीच का एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। तो हमें बोल रहा है कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो ए हमको क्या दिया है 3, बी हमको क्या दिया है 5, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 5 15/2 हो जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7.4। आप चाहे तो इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो 7.5 हमको मिलने वाला, 7.4 मैंने लिख दिया, 7.5 हमको मिलने वाला। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो फ्रेंड्स ये एग्जांपल बहुत अच्छी एग्जांपल है और प्रीवियस ईयर नीट का है शायद क्वेश्चन, मतलब आप चेक करेंगे तो बुक्स में मिल जाएगा शायद प्रीवियस ईयर्स में। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम करते हैं, ठीक है। अगर आपने ट्राई कर लिया तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3, 4 and 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, हमको रिलेशन दिया है। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज। तो यहाँ पर हमें तीनों के रिलेशन दे दिए हैं, मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, और हमसे एंगल पूछ रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वेक्टर सी को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर सी के साथ इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा वेक्टर डॉट वेक्टर सी को वेक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड का सी स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब बी को वेक्टर यहां पर वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके ठीक है सॉरी, वेक्टर ए को ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, वेक्टर ए को बी के साथ करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी को ए के साथ तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पर। वेक्टर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बी स्क्वायर हमको मिलने वाला। अब देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमको कितना दिया है 5 दिया है, और ये हो गया 5 का स्क्वायर। ए कितना दिया है हमको 3 दिया है, ये देखिए यहाँ पर ये 3 ए का मैग्नीट्यूड 3 है स्क्वायर, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमको ये मिलने वाला है। इसको अगर हम देखो ये और ये इक्वल ही है, यानी इसको ऐसे भी लिखो ऐसे भी लिखो सेम रहने वाला है। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस बी का स्क्वायर हमको क्या दिया है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब ये 25 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 × वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये 9 + 16 हो जाएगा 25, तो 25 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 25, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, और इधर बचने वाला है 2 × वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
-25 -20 +25 -25 ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखो ये 0 इज इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये 2 को तो हटा दो, इसका हमारे से कुछ लेना देना नहीं, ज्यादा स्केलर है। अब यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट 0 कब रहता है, डॉट प्रोडक्ट 0 कब रहता है, तो मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट 0 तभी रहेगा जब दोनों के बीच का एंगल थीटा जो रहने वाला है वो 90 डिग्री रहेगा। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको एग्जांपल्स अच्छी लगी होंगी। सो फ्रेंड्स ये एक पार्ट है, अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है जो डॉट प्रोडक्ट्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो इसी का पार्ट 2 रहने वाला है। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, पॉइंट्स बनाइए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी सॉल्व करें तो उसमें भी अच्छी एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर पाए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।